हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पढ़ना हमारे लिए 3.2 को सॉल्व करने से पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर हमें मैट्रिक्स के अंदर कुछ ऑपरेशंस यानी कुछ संक्रियाएं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग देना, इस प्रकार की हम संक्रियाएं सीखेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कैसे करना है उनको। जैसे सबसे पहली जो है वो है एडिशन। एडिशन यानी योग संक्रिया। एडिशन प्रॉपर्टी या इसको योग ही लिखेंगे, योग संक्रिया या एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसको कैसे किया जाता है? तो इसके लिए सबसे पहली जो कंडीशन जो हमको सबसे मस्ट है वो है द ऑर्डर मस्ट बी सेम। जो क्रम है वो समान होना चाहिए। ठीक है, क्रम समान का मतलब जितने साइज की एक मैट्रिक्स है तो दूसरी साइज की मैट्रिक्स भी सेम साइज की होनी चाहिए। जैसे अगर a प्लस बी हमको करना है तो ये जो मैट्रिक्स का क्रम होगा, अगर ये n क्रॉस m दे रखा है तो ये भी n क्रॉस m का ही क्रम होना इसका आवश्यक है। तो इस पर्टिकुलर केस में इनके जो भी अवयव है, इसके मान लीजिए अवयव अगर i कॉमा j लिखते हैं और इसके मैं लिखता हूं बी आई कॉमा जे, तो ये दोनों एलिमेंट्स केवल तभी होंगे जब दोनों के जो इनका साइज है, इनका आकार है, इनका क्रम है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी ये आपस में ऐड होंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर ए मैट्रिक्स मेरे पास दे रखी है 2 -1 3 0 4 और 5, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स हमको दे रखी है -1 0 3 10 12 और -8। अब दोनों मैट्रिक्स को देखते हैं तो एक मैट्रिक्स जो है ये है 2 क्रॉस 3 की और ये भी है 2 क्रॉस 3 की। तो यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स का जो आकार है वो सेम दे रखा है, यानी ये भी 2 क्रॉस 3 और ये भी 2 क्रॉस 3 की। तो यहां पर इन दोनों को एडिशन किया जा सकता है। अब एडिशन कैसे करेंगे? तो इसमें जो अगर समान आकार है तो इनके संगत अवयव जो हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वो आपस में ऐड होंगे। किस प्रकार से? तो a प्लस बी जो हमारे पास बनेगा, उस a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? 2 और -1 को ऐड करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 2 प्लस माइनस का 1, यहां पे लिखेंगे माइनस का 1 और प्लस में क्या है? 0। यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 है, 3 प्लस 3। यहां बनाया ये ब्रैकेट 0 प्लस 10, तो ये 0, ये प्लस का 10, ये 4 प्लस 12 और यहां पर 5 माइनस का 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। a प्लस बी की वैल्यू क्या बनी? 2 -1 यानी 1, -1 और 0 माइनस का 1 और 3 प्लस 3 यानी 6। यहां पर हमारे पास है 0 प्लस 10 यानी 10, यहां पर 4 प्लस 12 यानी 16, यहां पर 5 माइनस 8 यानी माइनस का 3। तो ये a प्लस बी की वैल्यू होगी। बट ये केवल तभी पॉसिबल है जब इनकी साइज, यहां पे इसका आकार लिख देते हैं, साइज, ठीक है, ये सेम होनी जरूरी है। अगर ऐसा होता कि ये तो होती 2 क्रॉस 2 की और ये है 2 क्रॉस 3 की, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर इनके अंदर एडिशन का जो प्रोसेस है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। तो सेकंड टाइप का जो ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन या व्यवकलन, या अपन कहते हैं जिसको घटाना। तो व्यवकलन या घटाना या सब्ट्रैक्शन केवल तभी पॉसिबल है जैसा कि हमने पिछले प्रॉपर्टी के अंदर किया था, उनका क्रम या ऑर्डर जो है वो एक जैसा होना चाहिए, यानी आकार जो है वो समान होना चाहिए। तो अब मान लीजिए अगर a n क्रॉस m की दे रखी है तो b क्या होनी चाहिए? वो भी n क्रॉस m की ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इनमें सब्ट्रैक्शन, व्यवकलन या घटाना नहीं हो सकता। तो इसमें अगर यहां इसके हम एलिमेंट्स लिखते हैं i j और यहां पे b i j, अगर ये होता है तो a माइनस बी परफॉर्म किया जा सकता है। पर्टिकुलर केस यही है कि दोनों के जो आकार है
या क्रम है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां पर जो एसेंशियल चीज है वो दे रखी है क्रम या आकार या ऑर्डर, जिसको हम कह सकते हैं ऑर्डर या साइज। ये अगर सेम है एक दूसरे के, अगर इन दोनों के ये चीज सेम दे रखी है तो हमारा जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है यानी व्यवकलन या घटाना है वो संभव हो सकता है। तो यहां पे हम लिखेंगे ए आई जे माइनस बी आई जे, यहां पे हम क्या लिखेंगे n क्रॉस m के, क्योंकि साइज सेम है तो वही फाइनल आंसर होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे a हमारे पास दे रखा है -1 -2 -3 और -4, और b हमारे पास दे रखा है 3 8 7 और 10। ठीक है, ये दो हमारे पास मैट्रिक्स है, तो ये कितने की है 2 क्रॉस 2 की, और ये भी है 2 क्रॉस 2 की। तो अब यहां पर दोनों की साइज या ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इस कारण से ही केवल इनमें सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लग सकता है, यानी इनको घटाया जा सकता है। अगर इनका क्रम बराबर नहीं होता तो हम इसको एक ऑपरेशन या ये जो घटाना है ये इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे 1 माइनस का 1 और 3, तो ये माइनस का 1 और यहां पर 3, यहां पर अब संगत अवयव में लगेगा, केवल ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, यानी इसका 1 1 ले रहे हैं तो इसका भी 1 1 का यूज लेंगे, इसका 2 1 ले रहे हैं तो इसका भी 2 1 लेंगे। तो यहां पर क्या है माइनस का 3 प्लस का 7, माइनस का 3 प्लस का 7, यहां पर माइनस का 2 प्लस का 8, माइनस का 2 प्लस का 8, और यहां पर माइनस का 4 प्लस का 10, माइनस का 4 प्लस का 10। अब यहां पर a माइनस बी जो बनेगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2, 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया 4, और 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 7, और 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 6। तो ये a माइनस बी की वैल्यू बनेगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के अंदर जो रिजल्टेंट यानी जो हमारा आंसर होता है उसका ऑर्डर या उसका क्रम भी वही रहता है जो हमारी दी हुई मैट्रिक्स का था। जैसे यहां पर 2 क्रॉस 2, तो a माइनस बी करने पर भी हमारे पास क्या बनेगी 2 क्रॉस 2 की ही बनेगी। तो इसकी तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी या गुणन संक्रिया। तो इस संक्रिया के अंदर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। तो ये केवल तभी पॉसिबल है, इसको मल्टीप्लाई करने की, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की केवल एक ही शर्त है। वो शर्त क्या है कि दोनों मैट्रिक्स के, जैसे एक मैट्रिक्स अगर n क्रॉस m की दे रखी है और दूसरी मैट्रिक्स हमको दे रखी है m क्रॉस p की, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई केवल तभी किया जा सकता है कि पहली जो मैट्रिक्स है उसकी तो स्तंभ यानी कॉलम, और दूसरी जो मैट्रिक्स है उसकी रो यानी पंक्ति। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, यानी कॉलम जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, रो के, यानी पहली जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम m और दूसरी जो मैट्रिक्स है उसकी रो, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जैसे अगर a क्रॉस b हमको निकालना है, यहां पे हम लिखेंगे n मल्टीप्लाइड बाय m, और यहां पर जो है वो है m मल्टीप्लाइड बाय p। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये इसका तो m और इधर भी m, ये दोनों अगर सेम है तो ही केवल इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस या गुणन का जो प्रोसेस है, गुणा करने का जो तरीका है वो इसमें एप्लीकेबल हो सकता है। अगर ऐसा नहीं दिखता अपन को क्वेश्चन के अंदर तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन या गुणन नहीं लागू होगा। अब ये करने पर जो हमको रिजल्टेंट आंसर मिलेगा वो यहां पर क्या बचता है n और यहां पर बचता है p। तो a क्रॉस b जो हमको मिलेगी इनको मल्टीप्लाई करने पर, वो हमको उसका ऑर्डर या उसका क्रम जो होगा वो क्या होगा n क्रॉस p का। ये विशेष तौर से हमको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज एक बार फिर से देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स के अंदर पहली मैट्रिक्स का तो स्तंभ यानी कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति यानी रो, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जैसे यहां पर m था और यहां पर भी m था, ये पहले का स्तंभ और ये दूसरे की रो यानी पंक्ति, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई तो ही इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बनेगा, और जो फाइनल आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स बनेगी अपने पास, उसका क्रम या उसका ऑर्डर क्या बनेगा, यहां तो लिखेंगे n और यहां लिखेंगे p, तो n क्रॉस p की जो है वो हमको मैट्रिक्स मिलेगी।
ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैं a लेट करता हूं 1, 2 और 3 और b अगर लेट करता हूं मैं 4, 5 और 6, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे ये दे रखी है रो तो है इसकी 1 और कॉलम इसके अंदर दे रखे हैं 3, जैसे 1 तो रो और 3 कॉलम, तो इसमें भी क्या है 3 रो होनी जरूरी है, क्योंकि यहां का स्तंभ जो है वो 3 है, तो जो पंक्ति होगी वो कितनी होगी 3 होनी चाहिए। तो यहां पर 3 रोज है हमारे पास, 1, 2 और 3, तो ये तो 3 है और कॉलम कितना दे रखा है 1। तो हमारा जो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो इसकी पहली शर्त तो पूरी हो गई, इसकी रो और इसके कॉलम ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट यानी जो परिणामी यानी जो आंसर की बनेगी वो कितने क्रॉस कितने की बनेगी 1 क्रॉस 1 की। तो a क्रॉस b की जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी 1 क्रॉस 1 की। तो यहां पर ये मैट्रिक्स जो बनेगा वो 1 क्रॉस 1 का बनेगा। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, अब ये तो हमको पता पड़ गया 1 क्रॉस 1 की बनेगी, 1 क्रॉस 1 की यानी एक ही एलिमेंट होगा। तो अब सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो हम लेंगे रो, क्योंकि ये 1 रो को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को तो ये तो रो और ये लेंगे हम कॉलम। तो इसके संगत एलिमेंट्स यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी संगत अवयव को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 है तो वो किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो यहां लिखेंगे 1 क्रॉस 4, ये लिख दिया। अब इनके बीच में प्लस का हम निशान लगाएंगे हमेशा, यहां पर हमको लिखना है प्लस। अब दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से, ये 2 और ये 5, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, प्लस का निशान लगाएंगे फिर से। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 3 हो गया 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पर a क्रॉस b की जो वैल्यू आएगी 4 1 जा 4, 2 5 जा 10 और 3 6 जा 18, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 और 10 14, 14 और 2 22 और 32। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसका अंदर जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 क्रॉस 1 की, तो एक ही रो है और एक ही कॉलम, तो ये जो आंसर आया ये कितना है 32। तो इसी प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे a की वैल्यू हमको गिवन है यहां पर 2 1 0 और माइनस का 3, तो ये है 2 क्रॉस 2 की, और b की हमको वैल्यू गिवन है हमारे यहां पर, तो इसके अंदर यहां पर जैसे कॉलम है तो हमको रो 2 बनानी पड़ेगी, यानी 1 -2 3 0 8 और माइनस का 3, ठीक है। तो यहां पर 2 क्रॉस 3 की। तो अब जो हमारी बेसिक जो पहली कंडीशन थी, पहली शर्त थी, वो क्या थी कि पहली जो मैट्रिक्स है इसका स्तंभ यानी कॉलम यानी ये वाला, और दूसरी मैट्रिक्स इसकी रो यानी पंक्ति, ये दोनों चीज कैसी होनी चाहिए सेम। अब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो यानी इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो हम a क्रॉस b इसकी फाइंड आउट की जा सकती है। अब a क्रॉस b जो मिलेगी वो कितने की, क्या क्रम या क्या ऑर्डर या क्या साइज की होगी, तो यहां पर दे रखा है 2 और ये दे रखा है 3, यानी 2/3 की, यानी 2 तो होंगे उसके अंदर रो और 3 क्या होंगे कॉलम। तो उस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा है, यानी ये तो हमको लेनी है रो, क्योंकि यहां पर जो हमने फर्स्ट वाला था वो लेते हैं, तो यहां पर रो को लेंगे और इस कॉलम को लेंगे। तो इन रो और कॉलम को लेने के बाद भी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है यानी संगत अवयव है, केवल वो ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जैसे 2 है वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 जा 2, फिर लगेगा प्लस का निशान। 1 है ऐसे, देखो ऐसे यहां से इधर और यहां इधर, तो 2 1 से हुआ, 1 0 से होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से। अब ये वाली तो रो और ये वाला कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 0 मल्टीप्लाई हो गया 1 से, प्लस -3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, -3 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये मिल गई हमारे पास। जो ये बननी चाहिए ये 2 क्रॉस 3 की होगी, तो रो तो हमारे पास 2 आएगी। अब 3 कॉलम बनेंगे, तो एक पहला कॉलम तो बन गया, अब दूसरा और तीसरा कॉलम बनाते हैं। इसको थोड़ा यहां पे इस तरह से, तो अब रो तो यही रहेगी, इस बार कॉलम ये बनेगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है।
अब ये तो रो और यही कॉलम, तो 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय -2, और -3 को करेंगे 8 से, -3 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब रो तो ये रहेगी और कॉलम ये बनेगा, तो -2 और ये 3, सॉरी +2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 1 मल्टीप्लाइड बाय -3, 1 मल्टीप्लाइड बाय -3। यहां पर 0 मल्टीप्लाइड बाय 3, 0 मल्टीप्लाइड बाय 3, और यहां पर -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, और यहां पर हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको, ये कितने की बन गई, 2 इधर और 3 इधर, यानी 2 क्रॉस 3 की। तो यहां पर हम देखते हैं इस जगह पे कि इनको सॉल्व करने पर रो तो हमारे पास 2 है, 1 और 2, और कॉलम यहां पर 1, 2 और 3, यानी 2 क्रॉस 3 की रिजल्टेंट यानी परिणामी जो सदिश क्या मैट्रिक्स जो होगी वो इस प्रकार से हमारे बनेगी। तो हम इसको फाइनल आंसर लिखते हैं A क्रॉस B का। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 1 2 प्लस 0, यानी केवल क्या बनेगा 2, इधर बनेगा 0 × 1 0 और 0, तो आंसर आएगा 0। यहां पर 2 2 -4 प्लस का 8 1 8, तो 8 में से -4 गया तो बनेगा 4। यहां पर -2 × 0 0 और 8 3 24, तो यानी माइनस का 24। यहां पर 3 2 6 प्लस माइनस का 3, तो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो बनेगा केवल 3। यहां पर 0 × 3 बनेगा 0 और 3 3 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये फाइनल आंसर होगा। तो इन दो मैट्रिक्स को लेके जो किस साइज की थी, 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 की, तो 2 ये तो दोनों की मैच हो गई, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगी वो 2 क्रॉस 3 की हो, तो ये जो मैट्रिक्स है ये कितने की बनेगी, 2 क्रॉस 3 की। तो इस प्रकार हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ये हमको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए हमारे पास, अगर इसके एलिमेंट्स i j और n क्रॉस m की अगर कोई मैट्रिक्स है, यानी उसमें रो तो है n और कॉलम है m, तो उसका परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो फाइंड आउट करते हैं उसको हम लिखते हैं AT से। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, रो को कॉलम से और कॉलम को रो से कन्वर्ट कर देंगे, यानी ए तो एज इट इज रहेगा, लेकिन n के प्लेस पे m और m के प्लेस पे n आ जाता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 और यहाँ 4 5 और 6, ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 तो हमको रो दे रखी है और 3 हमको कॉलम है, यानी ये 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। अब इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह फाइंड आउट करते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, A इसको हम बनाते हैं T, तो सबसे पहले ये जो पहला कॉलम है इसको पहले रो के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी ये कॉलम था यानी स्तंभ था, इसको पंक्ति के अंदर, तो 1 4 इधर। अब 2 5 यहाँ पर कॉलम था तो इसको बनाएंगे इधर रो के अंदर, यानी पंक्ति बनाएंगे। अब ये स्तंभ है तो इसको भी हम रो के अंदर बनाते हैं, यानी स्तंभ है उसको हमने पंक्ति के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये 2 क्रॉस 3 की थी। अब यहां पर हमारे पास कितनी रो हो गई, 3, और कॉलम कितने हो गए, 2, तो ये 3 क्रॉस 2 की हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गई। इसको ए मैट्रिक्स अगर कहा जाए तो ये इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स या फिर परिवर्त आव्यूह कहा जाएगा। इसको AT से डिनोट करते हैं या फिर A डैश से भी इसको डिनोट करते हैं। तो A डैश भी ये क्या चीज होती है, तो कई बुक्स में A ट्रांसपोज यूज लेते हैं, T लिखते हैं, और यहाँ पर कभी-कभी क्वेश्चंस में A डैश का भी यूज करते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जैसे 0 1 2 8 9 3 और 4 6 12, ये एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। तो बनेगी तो ये 3 क्रॉस 3, क्योंकि रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ हमारे को 3 3 दे रखे हैं, तो दोनों में इंटरचेंज करेंगे तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर हम इसका A ट्रांसपोज या इसको A डैश या AT लिख सकते हैं, T ऊपर लिखा जाएगा। अब जो पहली रो है यानी सॉरी पहली स्तंभ है यानी कॉलम, इसको हम पहली रो के अंदर यानी पंक्ति के अंदर बदल देते हैं। तो 0 8 4 को हम इधर लिख देंगे, 0 8 और 4। अब दूसरी जो
कॉलम या स्तंभ है इसको दूसरी पंक्ति या रो के अंदर हम लिख देंगे, तो 1 9 और 6, और तीसरा जो स्तंभ या कॉलम है इसको तीसरी रो के अंदर लिख देंगे, तो 2 3 और 12। तो ये भी एक 3 क्रॉस 3 की हमारे पास मैट्रिक्स मिल गई, तो ये इसका ट्रांसपोज कहलाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नोटेशन के अंदर, अगर हमको लिखना हो कि भाई यहां पर इसके एलिमेंट्स को A11 और यहां पर A11 A12 A21 और A22 के रूप में अगर दिखाया गया है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे, ये कॉलम में इसको रो के अंदर बदल देंगे, यानी A11 तो यहां पर रहेगा पर ये कॉलम इस रो की तरफ आ जाएगा, तो A21 इधर लिखेंगे हम A21, और ये वाला जो कॉलम था इसको रो के अंदर लिख देंगे, तो यानी A12 और इधर आ जाएगा A22। तो पहले जो ये कॉलम था ये रो के अंदर, और दूसरा जो कॉलम है ये भी रो के अंदर, तो कॉलम को रो में और रो को कॉलम में, यानी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उससे जो हमको मैट्रिक्स मिलती है उसको हम परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमारा अगला जो मैट्रिक्स है वो है सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नाम से पता पड़ रहा है सिमेट्रिक यानी एक जैसी। एक जैसी किस प्रकार से कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या परिवर्त मैट्रिक्स अवयव फाइंड आउट करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर उन दोनों मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। इसको कैसे लिखते हैं, जैसे अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं i j और इसकी जो क्रम है वो n क्रॉस n दे रखा है, और अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल दें और उस वक्त भी इन अवयवों के अंदर कोई चेंज नहीं हो और हमको जो मैट्रिक्स मिले वो n क्रॉस m की ही हो, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर A इक्वल टू A ट्रांसपोज मिल जाए तो वो मैट्रिक्स का जो प्रकार होगा वो सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे A इज इक्वल्स टू हमको दे रखा है 1 2 3, यहाँ पे 4 5 और 6, इस जगह पे हम लिखते हैं 4, इधर आएगा 5 और इधर 6, ठीक है, इधर 6 और इधर 5। अब इस मैट्रिक्स को जब हम ट्रांसपोज करते हैं यानी AT, तो ये पहली जो कॉलम है ये वाला, इसको हम रो के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो 1 4 और 5। ये जो दूसरा कॉलम है इसको भी रो के अंदर बनते हैं, तो 4 2 और 6, और तीसरा जो कॉलम या स्तंभ है इसको हम रो या पंक्ति के अंदर लिखते हैं, तो 5 6 और 3। अब हम गौर से देखें तो सारे के सारे एलिमेंट वो के वो हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने के बाद भी इस मैट्रिक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अगली जो टाइप की मैट्रिक्स है वो है विषम सममित मैट्रिक्स, या इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स या विषम सममित मैट्रिक्स केवल तब ही पॉसिबल है जब हम A ट्रांसपोज की, अगर A हमको कोई गिवन है, ठीक है, ये दे रखी है I, J के अंदर, यहाँ n क्रॉस n। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा J, I, यहाँ पे हो जाएगा m क्रॉस n। तो स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित की पहचान ये होगी कि जो A ट्रांसपोज की वैल्यू है ये -a के बराबर आनी चाहिए, ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है इस मैट्रिक्स के अंदर माइनस को अगर कॉमन ले लें तो उसके बराबर आनी चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं, अगर A कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ये है 0, ये 0, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज बनाते हैं, इसका ट्रांसपोज हुआ AT, यानी पहला कॉलम था उसको रो के अंदर बना दिया, यानी पहली स्तंभ को पहली पंक्ति में 0 और यहाँ पे -1, और ये जो 1 था ये दूसरा स्तंभ यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ ये जो इसमें से माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस को कॉमन लिया, 0 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये जो 1 था ये हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये बन जाएगा 0, तो A ट्रांसपोज। अब ये वाली जो मैट्रिक्स है ये किसकी डेफिनेशन है, A की, तो इसके प्लेस पे हम A लिख सकते हैं, तो A ट्रांसपोज इसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस का सिंबल तो एज इट इज और यहाँ पर A, यानी A ट्रांसपोज किसके बराबर हुआ, -a। तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी, विषम सममित या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स।